दोस्तों, आपने शादियां तो कई देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी कोई भूतिया शादी देखी है? एक जिन्न की शादी कैसी होती होगी, आप सोचकर भी डर रहे होंगे। लेकिन सोचिए उस इंसान के बारे में जो भूला भटका एक जिन्न की बारात में पहुंच गया, और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ था वो तो आपको आज की कहानी में जानने को मिलेगा। हमारी ये कहानी हमें अमान जी ने भेजी है और ये उनकी आप बीती है। और 30 साल पहले उनके साथ कुछ ऐसा घटा था जिस पर वो आज तक यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि वो एक सपना था या उस रात सच में इतनी भयानक घटना उनके साथ घट गई जिस पर कोई यकीन नहीं कर पाता। दोस्तों, आज की ये कहानी बेहद ही खौफनाक और डरावनी है। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है अमान जी की, जो कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर शहर के पास के एक गांव के रहने वाले हैं। बात साल 1992 की है। उस समय वो फोटोग्राफर हुआ करते थे, उसी गांव में रहते थे और आसपास के गांव में छोटी मोटी जो शादियां हुआ करती थी वहां पर फोटोज खींचा करते थे। और उनके पास वीडियोस के लिए कभी कभी कुछ प्रोग्राम आते जिसमें वो कुछ साथियों को कहते कि भाई वीडियो भी बनानी है। ज़्यादातर अकेले ही जाया करते थे और उनके पास एक पुराना स्कूटर था। उस स्कूटर के ज़रिए वो अलग अलग गांव में पहुंच जाते। कभी कभी सीतापुर शहर में भी उन्हें कोई ना कोई प्रोग्राम मिल जाता, शादी का या कुछ और, जहां पर वो फ़ोटोज़ खींचते और इससे उनका घर का गुजारा हो पाता था। उनके पास उस समय कैमरा भी वो पुराना वाला हुआ करता था जिसमें रील पड़ती थी और कुछ फ़ोटोज़ खींच होती थी। अब तो डिजिटल कैमराज आ गए हैं जिसमें ढेर सारी तस्वीरें खींच हो जाती हैं, लेकिन उस समय हर एक तस्वीर को सोच समझकर खींचना पड़ता था, क्योंकि वो जो रील हुआ करती थी वो महंगी होती थी। इसीलिए वो जब तस्वीर खींचते भी थे बड़ा ध्यान रखते थे कि लाइटिंग सही होनी चाहिए, भाई एक भी फ़ोटो ख़राब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खर्च बढ़ जाएगा। और आसपास के गाँव में जितनी भी शादियाँ होती थीं ज़्यादातर ज़्यादा अमीर लोग नहीं होते थे, तो उनका बजट कम होता था। तो जो अमान थे वो बजट में काम किया करते थे, इसीलिए हर तस्वीर को ध्यान से खींचा करते थे। और इस तरह इस बार भी शादियों का सीज़न ज़रूर था, लेकिन उनके पास कोई ख़ास प्रोग्राम आए नहीं हुए थे। इस बार बहुत कम कमाई हुई थी और बाकी फ़ोटोग्राफ़र के साथ जब वो बैठा करते थे तो यही बात होती थी कि भाई काम इस बार सच में बहुत ज़्यादा कम है। इस बार लगता है काम हो नहीं पाएगा, तो कमाई अच्छी हो नहीं पाएगी, तो बजट थोड़ा कम करना पड़ेगा। अब प्रोग्राम आ ही नहीं रहे। अब उनके गांव में जो लोग फ़ोटोज़ खिंचवाना चाहते शादी में, उनके पास आया करते, एडवांस दिया करते और वो स्कूटर उठाकर वहां उस प्रोग्राम में पहुंच जाया करते। इस बार भी वक्त होगा रात के 10 बजे का। जो अमान जी थे अपने घर में अकेले ही थे और रात के वक्त भी अपने सामान का ध्यान रखा करते। अब रात को कुछ काम करना होता, क्योंकि वो पार्ट टाइम भी कुछ छोटा मोटा काम कर दिया करते। जब उनके पास फ़ोटोज़ खींचने के लिए किसी शादी का प्रोग्राम आता तब तो वो काम करते, लेकिन कभी कभी घर में टोकरी बनाना ये सब भी वो किया करते थे कि भाई इस बार काम कम है, जो काम करना है जो मिलेगा मैं करता रहूँगा। और रात के 10 बजे घर के अंदर ही कुछ सामान बनाने का ही वो काम कर रहे थे। मुझे उसके बारे में तो नहीं बताया, लेकिन उस समय रात को उनके घर पर कोई आया जिसने काले कपड़े पहने हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई औरत हो, लेकिन वो जो पहना हुआ था वो बुर्के के समान नहीं लग रहा। और उस औरत ने अमान से बात की और अमान जी खुद डर रहे थे कि रात के भाई 10 बजे का वक्त हो गया है, कोई औरत इस तरह बुर्का पहनकर उनके पास आई है, कोई आस पड़ोस वाला ना देख ले। तो अमान जी कहने लगे दरवाजे पर खड़े होकर ही थोड़ी ऊंची आवाज़ में, जी बताइए क्या काम है, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि भाई कोई लड़की छिपकर अमान के घर आ रही है। अमान को वारा था, उसके रिश्ते की बात चल रही थी, तो जल्द ही उसका रिश्ता हो जाता, तो वो नहीं चाहता था कि कोई बदनामी उसके गले पड़े। इसीलिए थोड़ी ऊंची आवाज़ में उस औरत से वो बात कर रहा। और वो जो औरत थी अमान को कहने लगी कि रात की शादी है, इमरजेंसी, हमें कोई फोटोग्राफर मिला नहीं, क्या आप ये काम करने को तैयार हैं? तो अमान को लगा चलो कोई काम तो मिल रहा है, लेकिन उस औरत ने इमरजेंसी ये बताई कि आज रात 12 बजे ही आपको वहाँ पर पहुँचना होगा, ये रात की शादी है। और अमान ने कहा कि रात की शादी है, वैसे ज़्यादातर दिन के वक्त शादियाँ होती हैं, लेकिन चलो रात की भी है, जैसा भी है मैं आने को तैयार हूँ। तो उसने एडवांस देने से औरत ने मना कर दिया। ये कहा कि आपको इस गांव में आना होगा, जो वहाँ से लगभग कोई 20 से 22 किलोमीटर दूर था,
और उस समय सड़कें इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, कुछ जगह कच्ची हुआ करती, तो 20 से 22 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो अमान ने कहा कि इतनी दूर तो मुश्किल है, अभी मैं निकलूंगा तो उस समय पहुंच जाऊंगा, और आप किसी के साथ आई हैं? तो उस औरत ने जवाब देने से मना कर दिया कि मैं अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहती, लेकिन मैं भी बारात में जाने वाली हूँ, मैं भी बस निकलने ही वाली हूँ। अमान कह रहा था कि देखिए बुकिंग तो देनी पड़ेगी ना, देखिए बुकिंग होगी उसके बाद मैं जाता हूँ, क्योंकि कुछ रकम तो देनी पड़ती है, ऐसे मैं काम नहीं करता कि सीधा वहाँ जाकर कुछ रुपए मिलेंगे। उसके बाद वो जो औरत थी ना, उसने अपनी अंगूठी निकाली जो कि चांदी की थी और अमान के हाथ पर रख दी और कहा, देखिए इस समय तो मेरे पास कुछ नहीं है, आप ये अंगूठी रख लीजिए, मान लीजिए कि ये एडवांस ही है, और वहाँ जाकर मैं आपको मिल ही जाऊंगी, और जब आपको रुपए दे दिए जाएंगे उसके बाद ये अंगूठी वापस कर दीजिएगा, मैं वापस ले लूँगी। अमान नहीं चाहते थे कि इस तरह किसी की अमानत अपने पास रखें, तो अमान जी ने कह दिया, कोई बात नहीं, तो मैं आप पर भरोसा करता हूँ, वहाँ जाकर मैं रकम ले लूँगा, आप ये अंगूठी रखिए। भरोसे के तौर पर अमान को ये लगा कि कोई चांदी की अंगूठी दे रहा है, यानी भरोसेमंद है, तो मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। वो औरत वहाँ से चली गई और अमान तैयारी करने लगा। भाई 10 बजे का वक्त हो गया है, 10 साढ़े 10 तो यहीं पर हो चुके हैं, 12 बजे मुझे 22 किलोमीटर दूर जाना है, तो सामान इकट्ठा करता हूँ, जल्दी से निकलता हूँ। जो अमान थे उन्होंने स्कूटर उठाया, स्कूटर के आगे एक बैग में अपना कैमरा रखा, बाकी सामान रखा, थोड़ी लाइटिंग का इंतज़ाम जो साथ में वो रखा करते थे उसे भी वहाँ पर रखा, और वो जो गांव था ना वहाँ से 22 किलोमीटर की दूरी पर था, और ज़्यादातर वो बंजर इलाका ही था, और उस समय जो गांव थे एक के साथ दूसरा गांव, दूरी काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। अब तो काफ़ी ज़्यादा आबादी के कारण नज़दीक है और सड़कें अच्छी बन गई हैं, उस ज़माने में सड़कें अच्छी नहीं हुआ करती थी, बंजर सा इलाका था और लूटपाट की वारदात भी होती थी। तो जो अमान थे वो डर भी रहे थे कि स्कूटर लेकर मैं उन रास्तों से जाऊंगा तो मेरे लिए मुश्किल ना हो, और रात के 12 बजे मुझे उस जगह पहुंचना है। अमान ने बिना सोचे स्कूटर चलाना शुरू कर दिया। वहाँ पर पहुँचने के बाद अमान को पता लगा कि जिस जगह जाना है वहाँ पर तो कोई शादी है ही नहीं। जब इस बात का पता अमान को लगा कि भाई कोई लाइटिंग उस गांव में नहीं लगी हुई है, कुछ नहीं है, ये क्या। उसके बाद जो अमान थे किसी घर में पूछने जाना चाहते थे, लेकिन रास्ते में उन्हें वही औरत मिल गई, रास्ते पर खड़ी थी, और वो कहने लगी मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। और अमान हैरान हो गया कि यहाँ तक पहुँच भी गई इतनी जल्दी, और रास्ते में खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही है, और है भी अकेली। फिर अमान कहने लगा, जी यहाँ पर कोई शादी नज़र तो नहीं आ रही, ना कहीं लाइट्स लगी हैं, ना कोई आवाज़ आ रही है, तो मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। उस औरत ने कहा, इस गांव में नहीं, देखो एड्रेस मैंने भले ही यहाँ का बताया है, लेकिन थोड़ा सा आगे है वो जगह जहाँ पर शादी चल रही है, यहाँ से सीधा निकल जाइएगा, गांव से आगे आगे बंजर इलाका आएगा, 2-4 घुमाव आएंगे और आगे एक बड़ी हवेली है, उस हवेली में शादी चल रही है, ये बता दिया। और अमान चाहता था पूछना कि आप स्कूटर के पीछे बैठ जाइए, मैं आपको वहाँ छोड़ दूंगा, लेकिन अमान थोड़ा शर्मीला भी था और हमेशा डरता था, लड़कियों की बात से हमेशा डरता था। उसे ये डर था कोई किसी ऐसे औरत को स्कूटर के पीछे देख लेगा और रात को गलत ना समझे, इसीलिए उसने ये पूछा नहीं और कहने लगा, आप फिर वहाँ पर कैसे जाएंगी। उस औरत ने कहा, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी, मुझे ले जाने वाले काफ़ी लोग हैं, आप पहुँचिए, मैं आपको वहीं पर मिलूँगी। एक बार के लिए जो अमान था वो हैरान हो गया कि ये चल क्या रहा है। ये औरत कह रही है मैं वहाँ पर मिलूँगी और मैं स्कूटर तेज़ चलाऊँगा, लेकिन क्या ये मुझसे पहले पहुँच जाएगी। देखते हैं, रास्ते में कोई गाड़ी स्कूटर तो नज़र आएगा ना, तो रास्ते में उसका पीछा करना मैं शुरू कर दूंगा, गाड़ी स्कूटर जो भी नज़र आएगा पीछे पीछे जाता जाऊंगा। जो अमान था स्कूटर चलाकर अब गांव के बीच से निकला। अब बीच से निकलकर जैसा उस औरत ने बताया था अमान वैसा वैसा करने लगा। स्कूटर उठाया, निकाला और वहाँ तक वो पहुँच गया। बड़ी सी हवेली थी और लाइट्स लगी हुई थी, रोशनी अच्छी थी और ऐसा लग रहा था डेकोरेशन भी अच्छी की गई है। और जितनी बड़ी हवेली है ये यकीनन किसी अमीर की हवेली है। एक बार के लिए तो खुश हो गया अमान, भाई ये अच्छा है, यहाँ पर तो रुपए मिल जाएंगे। शुरू में मुझे शक था कहीं मुझे फंसाया तो नहीं गया, लेकिन यहाँ तो भाई भीड़ लगी पड़ी है और जिस तरह की लाइट है, जितनी बड़ी हवेली है, मुझे लगता है ज़्यादा रुपए मिल सकते हैं। तो जो अमान था उसने स्कूटर हवेली के एक तरफ लगाया। वहाँ पर कोई स्कूटर गाड़ी कुछ नहीं खड़ी थी, लेकिन लोग काफ़ी ज़्यादा थे और गेट पर वही जिसने बुर्का अजीब सा पहना हुआ वो औरत मिली और कहने लगी,
आपने ढूंढ ही ली, चलिए अंदर। अब 12 बजने ही वाले हैं और जल्दी ही अपना काम शुरू कर दीजिए। आपको जो चाहिए आप मुझे बता सकते हैं। इस पर अमान ने कहा, जी नहीं, मुझे अब ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक पहुँच गया, बस इतना ही मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी था, बाकी मैं खुद ही अंदर देख लूँगा। उसके बाद जो अमान था घर के अंदर गया, हवेली के अंदर गया। अब उस हवेली के अंदर किसी को पहचानने की कोशिश कर रहा, क्योंकि इतनी ज़्यादा शादियों में वो आया हुआ था। उसे लगा कि फोटोग्राफर नहीं मिला होगा तो वीडियो बनाने वाला तो यहाँ पर होगा। इतनी बड़ी हवेली वाले वीडियो तो ज़रूर बनवाएंगे ना, फ़ोटोज़ मैं खींचूंगा शायद। तो वहाँ किसी को ढूंढने लगा जिसने लाइटिंग का सिस्टम किया हो, कुछ और हो, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला। और जितनी औरतें थी सबने बुर्का पहना हुआ। औरतों के चेहरे तो देखे नहीं जा सकते थे। जो मर्द थे वो ज़्यादातर आपस में लगे हुए और कोई भी अमान से बात नहीं करना चाहता था। शुरू में अमान को लगा था कि कोई ना कोई मदद कर देगा, मैं कह दूंगा प्लग कहाँ पर है, लाइट लगानी है, कहाँ से शुरू करना है, और जो दूल्हा है वो किस तरफ है, ये सब मैं पूछ लूँगा। लेकिन कोई जवाब ही नहीं दे रहा, तो पूछने का कोई खास फ़ायदा भी नहीं हो रहा। और उसके बाद जो अमान था थोड़ा सा पजल होने लगा कि भाई कह तो दिया है कि मैं सब कुछ कर लूँगा। और वो फोटोग्राफर ऐसा ही था कि जहाँ पर जाता था थोड़ा रौब दिखाया करता था कि मेरे पास कैमरा है, मेरे पास स्कूटर है, मैं तो काफ़ी रुपए वाला हूँ। तो ऐसे किसी की बात मानता नहीं था। अब इस हवेली में आकर थोड़ी उसकी हवा निकल चुकी थी और कोई बात भी नहीं कर रहा, तो थोड़ी मुसीबत में भी था। और वैसे भी ना तो एडवांस मिला था और यहाँ पर वो अपना रौब दिखा नहीं सकता था, तो थोड़ा घबराया घूमने लगा। और वो औरत खुद अमान के पास आ गई और अमान को कहने लगी कि बताइए किसी चीज़ की ज़रूरत है। अमान ने बताया कि लाइट कहाँ पर लगाऊं, प्लग नहीं नज़र आ रहा, ये लाइट लगानी है, और दूल्हा कहाँ है मुझे समझ में नहीं आ रहा। बड़ी हवेली है, कई कमरे हैं, मैं नहीं चाहता कि किसी गलत कमरे में चला जाऊं, और ज़्यादातर दरवाजे बंद ही हैं, मैं किसी दरवाजे को खोलना नहीं चाहता। आवाज़ लगाई, जवाब कोई देता नहीं। अंदर ज़रूर है, कहीं पर महिलाएं हैं, कहीं पर मर्द हैं, लेकिन मैं किसी कमरे के अंदर नहीं जाना चाहता, मैं कोई मुसीबत नहीं चाहता। उस औरत ने सब कुछ बताया जो अमान जानना चाहता था कि दूल्हा कहाँ पर है, कहाँ औरतों के कमरे हैं, कहाँ मर्दों के कमरे हैं। और उसके बाद एक खास चेतावनी दी। अमान को चेतावनी उस औरत ने ये दी कि अजान फजर से पहले निकल जाना। वैसे मुझे किसी मुस्लिम वेडिंग के बारे में नहीं पता कि अजान फजर क्या होती है, लेकिन जो कहानी मुझे भेजी गई है उसके हिसाब से यही बताया गया है कि अजान फजर से पहले निकल जाना ये अमान जी को कहा गया था। तो अमान जी ने कहा कि ठीक है, मैं उससे पहले निकल जाऊंगा, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। मुझे पहले बताइए दूल्हा कहाँ है। तो दूल्हे के बारे में जानकारी मिल गई, जिसके बाद कुछ फ़ोटोज़ जो आगे से घर की खींची, उसके बाद अंदर जो इतने सारे गेस्ट आए हुए थे उनकी फ़ोटो खींची। जो अमान थे वो कह रहे थे कि इस तरफ देखिए, मुस्कुराइए। कोई मुस्कुराना नहीं चाहता था, कोई देखना नहीं चाहता था, जैसे उन्हें फ़र्क ही ना पड़ रहा हो कि यहाँ तस्वीरें खींची जा रही हैं, मेरी तस्वीर सही आएगी या नहीं, हर कोई देखे, इकट्ठा हो, ऐसा कोई नहीं चाहता था। हर कोई अमान को कह रहा कि हम यहाँ पर खड़े हैं, तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। फिर क्या था, अमान सीधा पहुँचे दूल्हे के पास कि चलो वो मेन तस्वीरें होती हैं, वो सबसे अच्छी आनी चाहिए। ये गेस्ट हैं, अब तस्वीरें नहीं खिंचवाना चाहते तो मैं क्या करूं। एक बार रिक्वेस्ट मैं कर चुका हूं और रिक्वेस्ट एक बार ही करनी चाहिए ताकि जो गेस्ट हैं वो नाराज़ ना हो जाएं। तो अमान दूल्हे के पास पहुंचे। अब जो दूल्हा था वो पूरी तरह से तैयार था। उस कमरे में सिर्फ दूल्हा था जो कुर्सी पर बैठा हुआ था और कपड़े उसने पहन रखे थे। बाकी आगे कपड़ा भी लगाया हुआ था जिससे पूरा चेहरा अच्छे से नज़र नहीं आ रहा था, और कुछ खाना खा रहा था जो पास में प्लेट में रखा हुआ था। इस पर जो अमान थे उन्होंने लाइट वाइट लगाई, एक तरफ बैठ गए और उस दूल्हे से ज़्यादा बात भी नहीं की, कुछ नहीं कहा, बैठे कि ये खाना खा ले उसके बाद मैं बात करता हूँ। और उस दूल्हे ने जब खाना खाया उसके बाद खुद पूछा, जी बताइए आप क्या चाहते हैं। तो अमान ने कहा कि मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ, मैं आपकी तस्वीर खींचना चाहता हूँ और यहाँ पर मुझे इमरजेंसी में ही बुलाया गया है, तो मैं आ चुका हूँ, तो फ़ोटोज़ की आप ही तैयारी कीजिए, किस तरह आप खिंचवाना चाहते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद जैसे ही जो अमान थे उन्होंने फ़ोटो खींची, वो देख रहे जो कैमरे में, पुराने जो कैमरे हुआ करते थे उसमें लेंस हुआ करता था, जैसे ही अमान जी लेंस में देखते तो सही कुछ नज़र नहीं आ रहा। और पहले तो बाहर वाली तस्वीरें ऐसे ही खींचती छाती की तरफ रख के, इस बार अच्छी तस्वीर खींचनी थी तो लेंस के बीच से देख रहे ये क्या सब कुछ धुंधला सा आ रहा है, लेंस के आगे कुछ लगा हुआ है। थोड़ा साफ किया कैमरा, अब लेंस पे कुछ खास नहीं आ रहा था और पता करने का कोई और तरीका नहीं था। वो कोई डिजिटल कैमरा नहीं था कि ऐसे चेक कर लेते सही आई है या नहीं,
तस्वीर खींची जाती, उसके बाद जब धुलवा कर तस्वीर निकलती तभी पता लगता। तो फिर से तस्वीर खींची कि सही आई होगी, नज़र तो कुछ नहीं आ रहा। 2-4 ऐसे तस्वीरें खींची, जिसके बाद वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग आने लगे, भीड़ बढ़ती जा रही थी। और जो अमान जी थे वो सही अकेले तस्वीर खींचना चाहते थे और भीड़ बढ़ चुकी थी, शायद अमान की बातें सुनकर या किसी और कारण कि वहाँ दूल्हे के पास कई लोग आ गए और एक दूसरे के कान में कुछ बोलते जा रहे। और अमान जी कह रहे कि दूल्हे को अकेला छोड़ दीजिए, कुछ और तस्वीरें हैं यहाँ पर मुझे खींचनी है, उसके बाद पूरे परिवार के साथ एक तस्वीर खींचेंगे, फिर देखते हैं कि बारात के जाते समय कौन सी तस्वीरें खींचनी है, मैं पहले आपको बता दूंगा। अब इस तरह जो अमान जी थे वहीं पर खड़े देख रहे कि सब बातें कर ले, पहले ये बता दे एक दूसरे को जो कानों में बता रहे हैं, शायद कुछ खास बात होगी, कुछ यहाँ हो गया होगा जिसकी जानकारी दी जा रही है और मैं परिवार का सदस्य नहीं हूँ, शायद ये बातें मुझे बताना नहीं चाहते होंगे। लेकिन अमान को वो बात सुनी जो सब कह रहे थे, ये हम में से एक नहीं है, ये हम में से एक नहीं है, इसे अजान फजर के पहले पहले यहाँ से जाने को कह देना। अमान ने एक औरत से ये शब्द सुन लिए जो करीब से दूसरे को बोल रही थी। उसके बाद अमान जी ने खुद कह दिया कि बस मेरा थोड़ा सा ही काम है, मैं पहले पहले निकल लूँगा। सब ऐसे घूरने लगे थे अब अमान को, जैसे अमान को कुछ पता लग गया हो, और वो नहीं चाहते थे कि अमान को उस बात के बारे में पता लगे। लेकिन अमान खुद समझ नहीं पा रहा था, भाई बस बात सुनी है कि मुझे अजान फजर से पहले निकल जाना है और मैं इनमें से एक नहीं हूँ, बिल्कुल मैं परिवार का सदस्य नहीं हूँ, मैं बाहर से आया हूँ। ऐसे कई बार एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की, लेकिन वो थोड़े बदल गए थे। अब वो घूर रहे और बात तो सुन नहीं रहे। अमान जो कह रहा धीरे धीरे उसे ऑकवर्ड फील होने लगा, क्योंकि सब ऐसे घूर रहे हैं और तस्वीर खींचने के लिए भी कह रहे हैं, लेकिन गुस्से में। और जैसे ही वो लेंस से देखता आगे कुछ नज़र नहीं आता, ऐसा लगता जैसे काफ़ी अंधेरा हो, जबकि यहाँ पर लाइट लगी हुई थी और उसमें काफ़ी अंधेरा आता और आगे धुंधला धुंधला सा, क्योंकि दीवार पर पेंट हुआ था, यहाँ झूमर लगे हुए थे, रोशनी काफ़ी अच्छी थी, लाइट्स लगी हुई थी, तो बहुत अच्छा था। हवेली बहुत खूबसूरत थी। भाई लेंस में पुरानी ईंटें सी नज़र आती, पुराना पुराना काला काला सब। लेंस खराब हो गया है या सामने जो है सच में कुछ ऐसा है जो तस्वीरों में सही नहीं आ रहा होगा। अब अमान ने ऐसे तस्वीरें खींची, ढेर सारी तस्वीरें खींची, जैसा वो कहते गए अमान करते गए। ऊपर नीचे ये 4 मंजिला हवेली थी, बहुत बड़ी, किसी रईस की हवेली। और कई जगह तस्वीरें खींचने के बाद जो कैमरा रोल थे वो ख़त्म हो गए, और इतनी ही तस्वीरें ज़्यादातर एक शादी में खींची जाती हैं, और सभी रोल ख़त्म हो चुके थे। तो अमान ने कहा, जी मेरे तो रोल ख़त्म हो गए, हाँ इतनी ज़्यादा तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, मुझे पहले बताया होता तो मैं ज़्यादा रोल लेकर आता। मुझे तो उन मोहतरमा ने ये कहा था कि ठीक ही होंगी तस्वीरें, ज़्यादा नहीं होंगी, 100 से 150 या 200 तस्वीरें ही होने वाली हैं, लेकिन यहाँ तो तस्वीरें ज़्यादा हो रही हैं। उन लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे वो अमान को घूर रहे थे, अमान को शक होने लगा। और उसके बाद अमान ने एक बूढ़े आदमी से पूछा, क्योंकि अमान को ये कोई नहीं बता रहा था कि दूल्हे का पिता कौन है, दूल्हे की अम्मी जान कौन है। वो पूछ पूछ कर थक गया कि परिवार की तस्वीर तो मैं खींचूं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसकी एल्बम भी बनाई जा सकती है, वो तस्वीर खास तौर पर सब संभाल कर रखते हैं। भाई कोई बता ही नहीं रहा और घूर ऐसे रहे हैं जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ। फिर अमान जो थे वो शॉर्ट टेम्पर थे और इस तरह उनका सब्र का बांध टूट गया और वो कहने लगे, देखिए मुझे कोई बता नहीं रहा है, रोल ख़त्म हो चुके हैं, अब तस्वीरें मैं खींच नहीं सकता, तो मैं चलता हूँ और आप मेरे ऑफिस में, मेरे घर में आ जाइएगा, वहाँ से मैं आपको तस्वीरें दे दूँगा, और उस समय आप अगर मेरी रकम देना चाहते हैं तो उस समय दे सकते हैं, 50% आप अभी दे सकते हैं तो अच्छा होगा। सब ऐसे घूर रहे जैसे अमान की ये बात उन्हें पसंद ना आई हो। तो अमान ने थोड़ा घबराते हुए कहा, चलिए ठीक है, तो फिर आप घर आकर ही पूरी रकम दे दीजिएगा, तस्वीरें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। अब भी वो घूर रहे तो अमान ने कहा, जी बताइए अब मुझसे कोई गलती हो गई है। उसमें से एक आदमी ने कहा, तुमने जाने की बात की, तुम्हें बताया नहीं गया, फजर अजान से कुछ समय पहले जाना है, अभी नहीं जाना है। फिर क्या था, जो अमान जी थे वो कहने लगे, देखिए जो कैमरा फोटो रोल थे वो ख़त्म हो चुके हैं, अब मेरा कोई काम नहीं, ना तो मैं तस्वीरें खींच सकता हूँ और खाने का कोई खास इंतज़ाम भी नहीं लगता, तो रुकने का मेरा कोई फ़ायदा नहीं, मैं चलता हूँ। वो कहने लगे, नहीं
तुम यहाँ से अब बाहर नहीं जा सकते, तुम्हें समय बताया गया है, तब तक तुम हमारे मेहमान हो और जो खाना खाना चाहते हो तुम कहो, तुम्हारे पास पहुँच जाएगा। अमान को थोड़ा अच्छा लगा कि चलो खाना पहुंच तो जाएगा, लेकिन बन कहाँ रहा है, मिल कहाँ पर रहा है। कमरों में बैठे सब खा तो रहे हैं, लेकिन कोई वेटर नहीं है, कोई औरत रखी हुई काम वाली नहीं है जो खाना ला कर दे। खाना कैसे मिलेगा? एक आदमी ने कहा, तुम बैठो तो सही, जो खाना चाहते हो बताओ। अमान जी बैठे और कहने लगे। वो बूढ़ा बुजुर्ग था, कपड़े अच्छे पहने हुए थे, पुराने ज़माने की शेरवानी पहनी हुई महंगे वाली। और जो अमान थे वो शर्मा रहे थे कि इनको मैं कहूँगा कि मुझे पकौड़े खाने हैं या रात के वक्त बिरयानी खानी है तो अच्छा नहीं लगता कहना। तो अमान जी कह रहे, किसी को भेज दीजिए, मैं बताता हूँ। तो उन्होंने कहा, मुझे बताइए। तो अमान ने डरते डरते कहा, क्योंकि ये एक तरह से बेइज्जती थी किसी बड़े से ऐसे कहना कि मैं ये खाना चाहता हूँ। ये तो काम वाले होंगे ना, उनसे कहा जाता है, लेकिन फिर भी वो जिद कर रहे थे तो अमान जी ने बताया। तो अमान ने कहा कि मैं बिरयानी खा लूँगा, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, कुछ भी हो, मैं किसी तरह का भी खाना खा लूँगा। तो उस आदमी ने इशारा किया, ये देखो आगे टेबल लगा हुआ था और उस टेबल के ऊपर चिकन बिरयानी और मटन बिरयानी दोनों की प्लेट पड़ी हुई। और अमान ने ऐसे देखा और अमान हैरान हो गए, ये कब पहले से रखा हुआ है? अब वो गर्म था, जैसे अभी कोई रख कर गया हो। अमान जी हैरान, ये क्या भाई, रख कर कौन चला गया? फिर अमान कहने लगा, जी बस पानी बता दीजिए कहाँ पर मिलेगा। भाई वहाँ एक जग, एक ग्लास अपने आप आ गया, कोई रख कर नहीं जा रहा था। अमान जो कहता वहाँ पहुँच जाता। अमान एक पल के लिए हक्का बक्का हो गया कि भाई ये चीज़ें यहाँ पर कैसे आ रही हैं, मैं जो मांग रहा हूँ वो आ रहा है। फिर वो आदमी बाहर चला गया। अमान खाना तो खा रहा था, लेकिन हैरान और परेशान भी था। और उसके बाद जैसे जैसे वो प्रोग्राम आगे बढ़ने लगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे इस्लामिक शादी के बारे में नहीं पता, तो उन्होंने जैसे कि मुझे स्टोरी भेजी है अमान जी ने, तो उसमें उन्हें लगा कि मुझे सब पता होगा, तो कुछ चीज़ें उन्होंने अच्छे से डिफ़ाइन नहीं की। तो आप समझ सकते हैं कि उसके बाद अजान फजर से पहले क्या क्या होता है, मुझे तो कुछ पता नहीं उसके बारे में, लेकिन वो प्रोग्राम चल रहा था। तो वहाँ पर भीड़ लगी हुई, सभी दूल्हे के आसपास थे। पानी पीने के बाद उन्होंने मन में ही सोचा और ज़बान पर कुछ शब्द लाए कि कोई ठंडा गर्म नहीं है। चाय, कोल्ड ड्रिंक दोनों उस टेबल पर थे। और इस पर जो अमान जी थे डर गए, घबरा कर उठे और कुर्सी पर खड़े हो गए। भाई ये क्या चल रहा है, जो मांगो वो आ जाता है, लेकिन कैसे? अमान जी को लगा भाई गड़बड़ चल रही है। अमान जी बाहर निकले, देखा भीड़ लगी हुई है, अब तस्वीरें तो खींची नहीं जा सकती थी। इसके बाद वो औरत नज़र आई और वो औरत कहने लगी कि तस्वीरें तो खींचिए। तो अमान जी ने कहा कि रोल ख़त्म हो गए, आपने पहले बताया नहीं कि इतनी तस्वीरें होंगी। उस औरत ने कहा, रोल तो आ गए, आप जल्दी से तस्वीरें खींचिए। अमान ने कहा, रोल नहीं है मेरे पास। अमान जी ने वो बैग चेक किया, रोल से भरा हुआ था। 30 रोल थे उसमें, जबकि वो 3 से 4 लेकर आते थे। भाई इतने रोल, कहा और आ गए। रोल भरे, फ़ोटोज़ खींचनी शुरू कर दी, घबराए हुए। अब उसके बाद जो सामने नज़र आ रहा था ना, अब अमान जी समझने लगे। लेंस में जो देखते ना, सामने रोशनी नज़र आ रही, बाहर वाली, अंदर तो कुछ था नहीं। दीवारें नज़र आती, अंधेरा नज़र आता, जैसे कैमरे में वो चीज़ दिखाई दे रही हो जो अपनी आँखों से अमान जी देख नहीं रहे थे। फिर क्या, जो औरतें थी उनके पैर मौजूद नहीं थे, बुर्के जैसे कपड़े पहने हुए, मुंह ज़्यादातर ढका हुआ था, लेकिन पैर नहीं थे। कुछ कपड़े हवा में उड़ रहे, जबकि पैर ज़मीन पर छू नहीं रहे। और उसके बाद जितनी औरतें थीं उन्होंने अपने चेहरे भी दिखाए, शायद किसी तरह का कोई प्रोग्राम का हिस्सा होगा ये भी। तो उसमें जो चेहरे थे वो पूरी तरह से पीले पीले, बिल्कुल पीले, जैसे कोई लाश हो। अब अमान जी देख रहे कि लोगों के चेहरे भी अजीब से हैं और रोशनी भी कम होती जा रही है, कुछ तो हवा में उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अमान जी कहने लगे, मैं चलता हूँ। अब वो औरत कह रही, नहीं जा सकते, बताया था ना तुम्हें, फजर अजान से पहले नहीं जा सकते और फजर अजान के बाद रुक नहीं सकते। अमान जी कहने लगे, मुझे जाने दीजिए, मुझे थोड़ी जल्दी है, काम मेरा हो चुका है, मैं जाना चाहता हूँ। अब जो अमान जी थे वो समझने लगे थे कि सभी इंसान नहीं लगते, औरतें जितनी भी हैं। अब ये वाली औरत भी जिसका चेहरा नज़र आया है पूरी तरह से सफ़ेद, मेकअप नहीं किया था, बल्कि पीला चेहरा जैसे किसी लाश का हो, मांस सिकुड़ जाता है, लाशें लग रही थीं। और वो लोग भी थे, वो बड़े अजीब थे। अब किसी के भी पैर ज़मीन पर नहीं थे,
सबके पैर हवा में ही थे। वो चल नहीं रहे थे, वो उड़ रहे थे। पूरी की पूरी भीड़ उड़ रही थी, मुस्कुरा रहे थे, खुश थे। और अमान जी जिनके होश उड़े हुए, पहले वो गुस्से में थे, घूर रहे थे और कह रहे थे ये हम में से एक नहीं है। अब अमान जी समझ चुके थे वो उनमें से एक नहीं है। वो सब उड़ रहे खुश, अमान जी एक तरफ ऐसे। उन्हें लग रहा कि वो अब जिंदा बचने वाले नहीं। ये इंसान नहीं है, ये जिन्नात हैं। जिन्नातों की ये बारात है। बारात जाने वाली थी, उससे पहले ये तस्वीरें खींची जाती। फिर क्या, उसके बाद अमान जी बाहर की तरफ भागे। भाई गेट तक नहीं पहुंच पाए, 2 लोगों ने ऐसे उठा लिया और खींच कर अंदर ले आए, हवेली का दरवाज़ा लगा दिया। फिर वो कहने लगे शादी पूरी करके जाना, फजर अजान कुछ ही समय में होने वाली है, बस तब तक रुक जाओ। अमान जी कहने लगे मुझे जाने दो, जाने दो। ऐसे बहुत कोशिश की भागने की, अब वो भागने नहीं दे रहे थे। पहले तो हवेली के अंदर लेकर आए, फिर भागने की कोशिश की तो उन्होंने पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया। अंदर रो रहे अमान जी कि मैं ज़िंदा बचने वाला नहीं। ये जिन्न होते हैं ना, ये मार डालते हैं। एक जो रोल था उन्होंने ऐसे निकाला, अब वो रोल अगर ऐसे रोशनी में आता तो जो उसके अंदर होता वो ख़राब हो सकता था, लेकिन वहाँ थोड़ी रोशनी कम थी। एक तरफ देखा, भाई उसमें तो कुछ था ही नहीं। तस्वीर किसी की सही से खींच नहीं हुई थी और रोल और चीज़ जो वो चाहते वो चीज़ सामने आती है कि मैं चाकू मारूं इन्हें, चाकू वाकू मार कर बाहर निकल जाऊं। भाई चाकू सामने पड़ा हुआ, खाने की चीज़, पीने का पानी, जो मांगते सामने। जिन्नातों की बारात थी और कहते हैं जिन्नातों के पास ऐसी ताकत होती है, आप जो मांगे आपको मिलता है। और इस समय अमान जी मेहमान थे उनके, जो मांगते उन्हें मिलने वाला था। लेकिन भागने की कोशिश उनकी नाकाम हो गई। फिर से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की और उस समय वो वक्त हो गया था फजर अजान का, और सब ने उसके बाद पकड़ लिया अमान जी को। सब खुश थे, एक दूसरे को गले से लगा रहे थे। शायद बारात जाने का समय था, जो भी। उसके बाद जो अमान जी थे वो तो घबरा गए, आंखों के सामने आ गया अंधेरा कि बस अब मुझे कुर्बान करने का समय है, इनकी शादी वादी हो जाएगी, बस कुर्बान कर देंगे मुझे। जब उनकी आंखें खुली वो बाहर थे, दिन की रोशनी हो चुकी थी और हवेली नहीं थी, टूटा सा एक मकान था जिसके बाहर उनका स्कूटर नीचे टेढ़ा गिरा हुआ, कैमरा एक तरफ। अब उनकी जो रील थी ना, रोल एक भी मौजूद नहीं था उनके पास। उन्होंने सारा सामान समेटा, स्कूटर निकाला। भाई पहले जिस रास्ते से वो आए थे ना, पक्का रास्ता लग रहा था, जैसे जिसकी हवेली हो उसने आगे वाला ईंटों वाला रास्ता अच्छा बना दिया हो ताकि गाड़ी वगैरह आ सके वहाँ तक। अब तो भाई ये जंगली बंजर सा इलाका जहाँ से स्कूटर निकालना मुश्किल हो रहा। 2-4 बार वो गिरे, तब वहाँ से निकल पाए और बार बार पीछे मुड़कर उस घर की तरफ देखा था। टूटा फूटा सा घर, कोई हवेली नहीं, लेकिन जगह वही थी, वही जगह। वो जिंदा बच गए और स्कूटर लेकर घर पहुँचे। उसके बाद भाई घबराते गए। वहाँ पर एक मौलाना को मिले, उन्हें बताया ये सब हुआ। मौलाना कह रहे तुम क्यों गए थे, पूछताछ कर लिया करो और अनजान जगह पर कभी मत जाना। तुम जिन्नातों की बारात में गए होगे जैसा तुमने बताया है। अब इसके बारे में मौलाना जी को भी ज़्यादा पता नहीं था, क्योंकि ऐसी जगह पर वो भी कभी नहीं गए थे, लेकिन बताया ऐसा हो सकता है। और फिर क्या था, जो अमान जी बहुत घबराए कि जिन्नात मार डालेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ और उनके बैग में उतने रुपए डाल दिए गए थे जितने का उनके साथ जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। वो औरत ने जितने की बात की थी कि तस्वीरें खींचनी है, इतने रुपए मिल जाएंगे, और खाने पीने का इंतज़ाम भी पूरा हुआ। लेकिन अमान जी को ये पता नहीं था जिन्नातों की बारात में उन्हें जिंदा छोड़ दिया जाएगा फजर अजान से पहले पहले। शरीफ जिन थे ना, बदमाश होते शायद मार देते, लेकिन अमान जी बच तो गए। और 30 साल बाद उन्होंने मुझे ये कहानी लिख भेजी कि उनके साथ ये हुआ था। वो हमारे इस चैनल के पक्के सब्सक्राइबर हैं और ज़्यादातर कमेंट्स करते ही रहते हैं। उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा कि ये जो उनके साथ हुआ है उन्हें भी अपनी कहानी भेजनी चाहिए, और मैंने इसे अपने अंदाज में आपको सुनाया। मैं आशा करूँगा कि अमान जी आपको भी ये कहानी बताने का तरीका पसंद आया होगा, और जैसा आपने बताया मैं सब्सक्राइबर्स के सामने वैसा ला पाया। तो दोस्तों,
आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।